नमस्कार दोस्तों, मैं धरित्री बाग आज का सेशन का शुरुआत करती हूँ एक सुंदर सा स्टोरी से। फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, हमको अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना अच्छा लगता है। जो है चल रहा है, खुश है, मस्त है, क्या परेशानी है? ऐसा हम सोचते हैं। आज की स्टोरी आपका नज़रिया बदल देगा दोस्त। इस कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की, जो एक दूसरे गाँव में प्रवचन था, तो दोनों अपने न निकल पड़े अपने प्रवचन जो जिस गाँव में देंगे उसकी ओर। और जाते-जाते रास्ते में अंधेरा हो गया और थोड़ी-थोड़ी बारिश भी शुरू हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि आगे और सफ़र तय नहीं किया जा सकता, तो हम इसी जगह पे एक जगह पे उनको किसी किसी के घर में मदद लेनी थी और वहाँ रात गुज़ारना था। तो गुरु शिष्य ढूँढते रहे उस गाँव में किसके घर में हम शरण लें। तो दूर एक घर में एक बत्ती जल रही थी, तो वहाँ उन्होंने वो दोनों पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया, तो घर के मालिक जो थे निकल के आए और गुरुजी ने बोला कि बेटा हम यहाँ थोड़ा आश्रय लेंगे और हम दूसरे गाँव में प्रवचन के लिए जा रहे हैं और बारिश भी होने वाली है और अंधेरा भी हो गया और थक भी गए हैं, थोड़ा आगे चला नहीं जा रहा है। थोड़ा आज रात के लिए हम हमको शरण दे दो, कल सुबह होते ही हम निकल जाएँगे। तो उस भद्र व्यक्ति ने उसको बोला कि ठीक है गुरुजी, एक रात की तो बात है, आप मेरे घर में शरण ले सकते हैं। वैसे भी अ, हमारे घर में 4 प्राणी ही हम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल के गुरुजी ने उनको शरण दे दिया। मतलब उस बंदे ने उनको शरण दे दिया और उनके पत्नी को बोला कि 2 मेहमान आए हैं, 2 संत आए हैं, खाने-वाने की तैयारी करो और रात का खाना वो हमारे साथ ही खाएँगे। तो पत्नी ने भी अच्छे-अच्छे व्यंजन बना के उन दोनों संत को, गुरु शिष्यों को परोसा और दोनों ने तृप्त होकर खाए और खाते वक़्त ही गुरुजी ने उस घर के मालिक से पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा गुज़ारा कैसे होता है? क्या काम करते हैं आप? तो उस बंदे ने बोला कि ये सारे जो चारों तरफ ये घर के चारों तरफ जितनी भी ज़मीनें आप देख रहे हैं, ये मेरे ही हैं। मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ ये सब है और लेकिन मैं उसमें कुछ करता नहीं हूँ। मेरा एक भैंस है, उसमें 10-15 लीटर दूध दिन में दे देती है, उसको जाके बेच के मेरा तो परिवार गुज़ारा हो जा रहा है, तो इसलिए मुझे और कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने में मैं खुश हूँ। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, आप खुश हो तो और क्या चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ, हाँ गुरुजी, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बोल के रात को गुरुजी सोए और रात के 4 बजे ही अपने शिष्य को उठाने लगे कि उठ जाओ, हमको निकलना है। तो शिष्य बोला कि ठीक है, दोनों तैयार होके घर के मालिक को हम बताना चाहिए हम जा रहे हैं बोल के। तो गुरुजी बोले कि नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो समझ जाएँगे हम चले गए बोल के। और जैसे ही जा रहे थे सामने गुहाल में वो भैंस और उसकी बछड़ा बंधा हुआ था। तो बोले कि शिष्य को बोले इसको हम साथ में ले जाएँगे। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ 12-13 साल का बच्चा होगा वो शिष्य, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज तक सच्चाई, ईमानदारी के वाले बात करने वाले मेरे गुरुजी, ये क्या बोल रहे हैं? भैंस चुराने की बात कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी को वो कुछ मना नहीं कर पाया। गुरुजी बोले कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, कोई सवाल मत करो। तो शिष्य ठीक है बोल के बछड़े को और वो भैंस को अ, साथ में लेके चले दोनों। जाते रास्ते में वो जंगल में बोले कि इसको अब छोड़ दो। तो वैसे भी शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या बोल रहे हैं मेरे गुरुजी? तो ठीक है, जैसा आदेश है आपका गुरुजी बोल के उन भैंस को और बछड़ा को वहीं जंगल में छोड़ दिया उसने और आगे जो दूसरे गाँव में उनका जो प्रवचन था, वो निकल गए वहाँ। इस बात को बहुत साल हो गया, करीबन 10 साल, 12 साल बीत गया। वो जो शिष्य था, वो तब 12-13 साल का बच्चा था। उसका गुरुकुल में उसका ट्रेनिंग खत्म हुआ और वो बंदा बड़े ही संपन्न परिवार से बिलॉन्ग करता था। तो उसके पिताजी का कारोबार उसने सँभाला, उस कारोबार को दोगुनी, चारगुनी करके बढ़ाया और
अच्छे से ज़िंदगी जीने लगा। 10-12 साल के बाद उसको याद आया कि ज़िंदगी में मैंने बहुत तरक्की की, सब कुछ किया, लेकिन एक जगह मैंने गलती की है, जो गुरुजी की बात मानकर कि उस रात जो हमने भैंस चुराए थे, पता नहीं वो इंसान किस हाल में होगा, पता नहीं वो इंसान कैसे जी रहा होगा। उसका एक ही सहारा था उस भैंस जिसका दूध बेच के वो अपना परिवार का पालन-पोषण करता था। आज आज किस हाल में होगा और जो अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था वो। तो बोला कि एक बार जाके थोड़ा देख के आता हूँ, अगर उसको कोई मदद की ज़रूरत होगा, तो मैं कर सकता हूँ। तब उसने एक दिन सोचा और अपना गाड़ी लेके, ड्राइवर लेके वो निकल गए। निकल के जाके उस गाँव में पहुँचा। पहुँचा तो देखता है कि उस जगह पे एक बहुत बड़ा-सा महल खड़ा है और नौकर-चाकर है, सामने 3 गाड़ियाँ हैं। तो देख के सोचा कि ये तो उसका तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बर्बाद हो गया होगा। भीख माँगने पे भीख माँग के शायद गुज़ारा कर रहा होगा या फिर दिमाग में बहुत सारे ख़्याल आए कि उस ज़मीन को शायद किसी और से और को बेच दिया होगा और उसने इस ज़मीन खरीद के ये सब किया होगा। चारों तरफ हरियाली दिख रही थी। सारे फल-फूल के बगीचे चारों तरफ है, इतना बड़ा एरिया में और उसके बीचों-बीच एक महल जैसा घर। तो फिर उससे रहा नहीं गया कि आ आ गया हूँ तो एक बार पूछ ही लेता हूँ। तो उतरे और सामने गए गेट के पास उनके माली जो है था उसे बगीचे में पानी दे रहा था। उससे पूछे कि मुझे आपके मालिक से मिलना है, कौन है इनके मालिक? तो हाँ, हाँ, आइए सर, अंदर मालिक हैं घर में आज, तो आप आइए बोल के अंदर उनको बुला के ले गया। बरामदा में बिठाया और अंदर मालिक को बुलाने गया। मालिक अंदर से आए और ये जो सूट-बूट वाले कपड़े पहन के ये लड़का जो गया था, उसको देख के उन्होंने बोला कि नमस्ते सर, मैं आपको पहचाना नहीं। और बताइए किस काम से आप आए हैं? तो ये लड़का ऊपर से खड़े होके उनको बोला कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे मिलना चाहता था, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं और बैठिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो उस लड़के ने अपना स्टोरी बोला कि एक रात आपको याद है, एक गुरु और एक शिष्य आपके घर में शरण लिए थे रात के बारिश के टाइम और उस दिन आपका भैंस का भी चोरी हुआ था। तो उस बंदा ने बोला कि हाँ, हाँ, मुझे वो दिन कैसे मैं भूल सकता हूँ? वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये लड़का फिर हैरान, ये क्या बात बोल रहे हैं, सबसे अच्छा दिन था? देखिए जनाब मैं उसी गिल्ट की वज़ह से जी नहीं पा रहा हूँ, कि उस रात मेरे गुरुजी के आदेश से मैं आपका भैंस को चुरा के ले गए और हम घर भी उसको लेके नहीं गए, गुरुकुल भी लेके नहीं गए, उसको रास्ते में ही हमने छोड़ दिया। पता नहीं गुरुजी का क्या मूड था, उन्होंने ऐसा करवाया मुझसे, इससे मुझे अंदर ही अंदर मैं जब भी ये बात को सोचता हूँ, तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ और आपके बारे में सोचता हूँ। तो वो इंसान बोले कि उस घर के मालिक बोले, नहीं, नहीं, गिल्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अच्छा इस लड़के ने पूछा कि कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखिए, उस भैंस 10-15 जो लीटर दूध देती थी, मैं खुशी-खुशी गुज़ारा करता था। मेरे ये जो बाप-दादा की दी हुई ज़मीन को कभी मैं नज़र में नहीं लाता था, कि अब कौन मेहनत करेगा इसमें अ, बोल के। और जब भैंस चोरी हुआ उसके बाद मैं जंगल से जाके लकड़ियाँ काट-काट के लाके फिर अपना गुज़ारा करता रहा। फिर सोचा कि ये कितना दिन तक चलेगा? रोज़ जाता हूँ, लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, शाम को बेचता हूँ। इसमें तो सिर्फ़ भरपेट खाना भी मेरे बच्चों को नसीब नहीं होगा। तो फिर सोचा कि मेरे पास और क्या-क्या साधन है। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये तो इतने सारे ज़मीन पड़े हुए हैं। मैं इनसे कुछ करता हूँ। धीमे-धीमे सब्जियाँ उगाने लगा और बेचने लगा। धीमे-धीमे फल-फ्रूट्स भी लगाने लगा, बेचने लगा और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे अभी लोगों के पास मुझे जाना नहीं पड़ता। यहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं मेरे बगीचे की फल-फूल और जो सब्जी-वब्जी लेने के लिए। अब मैं बड़ा व्यापारी भी बन गया हूँ, इसी वजह से। अगर भैंस होता तो शायद मैं उसी से ज़िंदगी काट लेता और कभी मेरे इ बाप-दादा की दी हुई ज़मीन को कभी नज़र भी नहीं देता। तो आपको और आपके गुरुजी को मुझे तहे दिल से शुक्रिया कि आपने उस दिन उस भैंस को चुरा लिया, तभी मेरी ज़िंदगी में इतने बड़ा परिवर्तन आया। और आज जितने भी ठाट-बाट आप सब देख रहे हैं, उसी का देन है। अगर वो भैंस के भरोसे हम रहते, तो शायद ज़िंदगी में जहाँ थे वहीं रहते। तो मैं आपके गुरुजी के पैर छूना चाहूँगा। वो इतने महान इंसान थे और तभी मेरे ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो ये लड़का
हैरान रह गया। और दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जो हम अपनी अच्छी ज़िंदगी समझते हैं, वो हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी की दुश्मन होती है। किसी ने ये कहावत बिल्कुल सही कहा है। इंसान सोचता है अपने कम्फर्ट ज़ोन में रह के कि इ यही सबसे बढ़िया है। चारों तरफ देखता है सब लोग तो यही ज़िंदगी जी रहे हैं और मैं भी वही ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो क्या बड़ी बात है? इससे और क्या बेहतर हो सकता है? लेकिन इस कहानी से आप देख रहे हैं, जब आप कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ोगे, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जिन-जिन लोगों ने भी कामयाबी हासिल की है, अगर उनको भी तो उसी सिचुएशन से गुज़रना पड़ा होगा ना, कि चारों तरफ देख के अगर संतुष्ट हो जाते, तो आज बड़े-बड़े उपाधि नहीं पा रहे होते। थैंक यू सो मच।